तो वेल गाइस, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और आपके पास भी किसी रिकॉर्ड लेबल से आपके सिंगल या फिर आपकी एल्बम के लिए कोई रिकॉर्ड डील आई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एज एन आर्टिस्ट आपको कंसिडर करने हैं और ध्यान में रखने हैं बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट डील फ्रॉम द रिकॉर्ड लेवल। यस गाइस, इट्स योर बॉय सुल्तान, यू वाचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। तो यस गाइज, अगर आपके पास भी एक रिकॉर्ड डील आई है, नो मैटर वो एक मेजर रिकॉर्ड लेवल हो जैसे कि सोनी, यूनिवर्सल या वार्नर, या फिर कोई लोकल या फिर रीजनल रिकॉर्ड लेवल की डील आपके पास हुई और आप उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हो, तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल के म्यूज़िक इंडस्ट्री के मेरे करियर में एज एन A&R पर्सन, एज एन A&R रिप्रेजेंटेटिव एंड लेबल हेड टू कंपनीज लाइक सोनी म्यूज़िक इंडिया एंड यूनिवर्सल म्यूज़िक इंडिया, मैं पर्सनली कम से कम हज़ारों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुका हूँ पिछले 10 साल में, जहाँ पर मैंने ऑफ़र की है आर्टिस्ट को रिकॉर्ड लेबल की डील्स। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्टिस्ट कि उनको किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए बिफोर एक्चुअली साइनिंग दैट रिकॉर्ड डील। तो गाइस, जब भी आप एक गाना बनाते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपके कुछ अपनी बेसिक डील टर्म्स रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको हर हालत में कंप्लीट करनी होती है। ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको बेसिकली आपके जो रॉक बॉटम आपका है, ये आपको वो चीज़ें हैं जो आपको सामने जो आपका रिकॉर्ड लेबल है उससे कम से कम आपको चाहिए ही होती है। इससे नीचे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। ये आपकी लाइसेंस डील भी हो सकती है, या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डील भी हो सकती है, या फिर आपकी ये मास्टर राइट्स आप जहाँ पर किसी लेबल को दे रहे हैं, ये वो डील भी हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी डील टर्म्स में आप टाइम और जोग्राफिकल एरिया क्या कंसिडर कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो अमाउंट है, आपका एक बेस अमाउंट ज़रूर होगा एज एन आर्टिस्ट प्रोफाइल आपका जो भी है उसके हिसाब से आपका एक बेस अमाउंट ज़रूर होगा जिससे नीचे आप डील करना नहीं चाहेंगे। तो जब भी आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के नेगोशिएशन में आप बैठते हैं, तो सबसे पहले जो अपनी ये बेसिक डील टर्म्स हैं जो आपको चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो आप क्लियर करें किसी भी रिकॉर्ड लेबल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, वो आते हैं आपके मास्टर राइट्स। आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये देखना है कि क्या आप अपने लेबल को मास्टर राइट्स दे रहे हैं या फिर ये किसी तरह की आपकी लाइसेंस डील या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डील है। मास्टर राइट्स में आप अपने सॉन्ग को रिप्रोड्यूस करने के लिए या फिर डिजिटली उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनकी सीडीज़ प्रिंट करने के लिए आप राइट्स देते हैं किसी भी लेवल के लिए, और उसके बाद ये राइट आप अपनी तरफ से लूज़ कर लेते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास आपके क्रिएटिव राइट्स रहते हैं, आपके पब्लिशिंग राइट्स रहते हैं, बट मास्टर राइट आपके वो राइट्स हैं जिसके बाद आप अपने सॉन्ग को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में आपको ये रखनी है कि क्या आप एक स्पेसिफिक टर्म के लिए उनको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए दे रहे हैं, या फिर परपेचुइटी मतलब लाइफ टाइम टर्म के लिए आप उनको अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मोस्टली केसेस में लेबल्स परपेचुइटी मतलब लाइफ टाइम के लिए एक आर्टिस्ट से उसके राइट्स लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी जोग्राफिकल लोकेशंस। क्या आप सिर्फ इंडिया एज ए कंट्री के लिए राइट्स दे रहे हैं या फिर अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट इंडिया से बाहर करने के राइट्स दे रहे हैं। और मोस्टली जो केसेस में आप देखते हैं वो होते हैं आपके परपेचुइटी वर्ल्ड राइट्स, जिसमें कि आप पूरी वर्ल्ड में हर एक कंट्री, हर एक सिटी तक अपने जो गाने हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, उसको मोनेटाइज करने के राइट्स आप देते हैं अपने रिकॉर्ड लेबल को। तो यस गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी आर्टिस्टिक रॉयल्टीज़। आपकी जो आर्टिस्ट रॉयल्टीज़ है वो इंडिया में आपको मोस्टली कोई भी लेबल नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेबल जैसे कि सोनी या यूनिवर्सल आपको ऑफर कर सकते हैं इस तरह की रॉयल्टीज़। बट कोई भी लोकल लेबल, स्पेशली अगर हम बात करें मेजर लेबल्स की, जो डोमेस्टिक लेबल्स है, कोई भी आपको रॉयल्टीज़ नहीं देता है। अगर आप किसी लेबल के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और वहाँ पर रॉयल्टीज़ की बात आती है, तो आपको ये देखना है कि आपकी रॉयल्टीज़ की परसेंटेज क्या है और वो कितने टाइम तक आपको मिलने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रॉयल्टीज़ हमारी नॉर्मली वेरी करती है बिटवीन 8% टू 20%, और मेजर लेबल्स आपको इससे ज़्यादा रॉयल्टीज़ नहीं देते हैं। ये आपका ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको रॉयल्टीज़ मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान इस चीज़ का भी रखना है कि रॉयल्टीज़ जब आपको पे करनी है या फिर जो लेबल आपको पे करेगा, किस कॉस्ट को रिकूप करने के बाद वो करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑडियो और वीडियो की जो कॉस्ट लेबल इनकर करता है और उसके ऊपर जो प्रमोशन की कॉस्ट वो इनकर करते हैं, ये सारी कॉस्ट जब रिकवर हो जाती है उसके बाद जो अर्निंग स्टार्ट होती है उस पे आर्टिस्ट के साथ रॉयल्टीज़ को शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का बना है और उस पर 50 रुपये की प्रमोशन होनी है, तो 150 रुपये जब लेबल स्पेंड करेगा और उसे रिकवर कर लेगा, उसके बाद जब वो नेक्स्ट 100 रुपये कमाएगा, मतलब जब वो 250 रुपये कमाएगा, तो 150 रुपये साइड में रख लीजिए आप, जो उनके लगे हैं, जो लेबल के एक्चुअली में कॉस्ट हुआ है,
और उसके बाद जो 100 रुपीज़ उन्होंने एक्चुअली में कमाए हैं उसमें से अब आपको एज एन आर्टिस्ट वो रॉयल्टीज देना स्टार्ट करेंगे। दिस कुड बी योर 8%, दिस कुड बी योर 10-15 और इवन 20%, एंड दिस सोली डिपेंड्स अपॉन द आर्टिस्ट प्रोफाइल एंड काइंड ऑफ द डील विच यू आर एंटरिंग विद द लेबल। सिमिलरली आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन डील कर रहे हैं किसी लेबल के साथ तो कितने टाइम पीरियड के लिए है, उसके टर्म्स क्या है, किस तरह का आपको सपोर्ट मिलने वाला है और उसमें आपको जो स्प्लिट मिलने वाला है, आपका शेयर मिलने वाला है वो कितना होने वाला है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेबल का शेयर कितना होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कितना शेयर होने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि लाइसेंस डील भी इंडिया में अब काफ़ी पॉपुलर हो रही है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट, स्पेशली अगर हम बात करें हिप हॉप आर्टिस्ट की, तो लाइसेंस दे रहे हैं अपने सॉन्ग्स का, अपने कैटलॉग का टू गेट एक्सप्लॉइटेड बाय द लेबल। स्पेशली अगर आप बात करो, आपको डिवाइन का याद होगा, डिवाइन काफ़ी टाइम तक यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ साइन थे, उनकी काफ़ी सारी एल्बम्स, उनकी काफ़ी सारी ईपीज यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ थी जो कि लाइसेंस डील का पार्ट थी। आपको लाइन याद होंगे डिवाइन की ये लाइसेंस पे एल्बम क्योंकि मैथ्स मुझे आता है। तो यस गाइज, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप लाइसेंस डील कर रहे हैं तो उसकी डील टर्म्स क्या है। इट कुड बी 2 years, 5 years, 10 years, वो डिपेंड करता है आपके लेबल के साथ किस तरह के रिलेशंस है, किस तरह की डील आपने एग्जीक्यूट की है, और लाइसेंस में भी आपको किस तरह का अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी टर्म्स क्या होंगी, कितने फ्रिक्वेंसी में आपको वो अमाउंट मिलता रहेगा और किस टाइम के बाद वो लाइसेंस डील खत्म होगी और वो कंटेंट जो है उसके वापस मास्टर राइट्स आपके पास वापस आ जाएंगे एज एन आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें मेंशन होना बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ म्यूजिक वीडियो। काफ़ी सारे केसेस में लेबल्स चाहते हैं कि उनका जो म्यूजिक वीडियो है, जो जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनके चैनल पे रेस्ट करे। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट के यूट्यूब चैनल पे भी उनके म्यूजिक वीडियोज़ रेस्ट करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो बादशाह के अगर आप सॉन्ग देख रहे हैं तो उनके जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं वो उनके खुद के लेवल पे आ रहे हैं। यो हनी सिंह के काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो उनके खुद के लेवल पे आ रहे हैं। रफ्तार काफ़ी सारे सॉन्ग्स अपने खुद के लेवल पे, अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें पंजाबी आर्टिस्ट की, तो करण औजला से लेकर अगर आप दिलजीत दोसांझ, इन सारे आर्टिस्टों को अगर आप देख रहे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, इन सब के सॉन्ग्स इनके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, इनके खुद के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हो रहे हैं, ना कि किसी लेवल पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर पेमेंट टर्म्स। जब भी आप किसी सॉन्ग की एल्बम की डील कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेमेंट ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो कब मिलने वाली है, उसके बाद एसेट सबमिशंस पे आपको क्या पेमेंट्स मिलने वाली है और फाइनल पेमेंट्स आपको कैसे मिलने वाली है। तो पूरा पेमेंट का जो ट्रंच है वो आपको रेडी करना ज़रूरी होता है, प्लस उसको कॉन्ट्रैक्ट में 100% आपको उसको लिखवाना ज़रूरी है, ये मेंशन कराना ज़रूरी है कि आपको एज एन आर्टिस्ट पेमेंट्स कब मिलने वाली है, किन किन स्टेप्स पे क्या क्या एसेट्स, क्या क्या एनओसीज, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट सबमिट करने के बाद आपको ये मिलने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पब्लिशिंग एंड रॉयल्टी स्प्लिट्स। पब्लिशिंग राइट्स हमेशा आपके पास रहते हैं। सिंक राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन राइट्स का भी जिक्र आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। आर्टिस्ट के पास कौन से राइट्स रहने वाले हैं, लेबल के पास कौन से राइट्स रहने वाले हैं, किस प्रपोर्शन में रहने वाले हैं, आपके कंपोजर और आपके लिरिसिस्ट को पब्लिशिंग राइट्स का कितना शेयर जाने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टर्मिनेशन क्लॉज, अगेन यस गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह से अगर आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपको 5 गानों की डील है, आपको 3 गानों की डील है, और अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना है, तो दैट clause has to be there, the termination of the contract, that clause has to be there, जो कि दोनों ही आर्टिस्ट के फेवर में होना चाहिए। एक स्टिपुलेटेड टाइम, चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, वो उसका नोटिस दे के आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सके। ये प्रोविजन हमेशा हर एक लेबल और हर एक आर्टिस्ट के पास होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है, बट इसके अलावा से बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन नहीं करते, बट ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये मोस्टली वर्बली एक आर्टिस्ट और एक लेबल के बीच का जो रिलेशन होता है ये उसमें क्लियर की जाती है। फॉर एग्जांपल, आर्टिस्ट की अपनी खुद की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किस तरह का प्रमोशन आपके सॉन्ग पे होने वाला है, किस तरह की प्लेसमेंट्स आपको मिलने वाली है, किस तरह की आपको प्ले लिस्टिंग फीचर्स और बैनर्स आपको मिलने वाले हैं, ऑन ग्राउंड प्रमोशंस क्या होने वाली है, टिकटॉक रील्स कैंपेन कैसे होने वाला है, यूट्यूब पे कितना स्पेंड होने वाला है, ये कोई भी लेबल आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिखकर नहीं देने वाला है। तो ये चीज़ें आपको वर्बल रखनी होती है, बट मेक श्योर कीजिए कि आप इसको बहुत क्लियरली स्टेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने लेबल के साथ। लेबल की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, वो किस तरह के डिलीवरेबल्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज़ उसको भी रिस्पेक्ट करना ज़रूर सीखिए। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत नोटिस की है, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट्स करने के बाद आर्टिस्ट के साथ, कम से कम 700 से 800 आर्टिस्ट को लॉन्च करने के बाद, कि आर्टिस्ट कभी कभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर लेते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर, और वो रूड भी हो जाते हैं लेबल्स के साथ, और वो टर्म्स और अपनी जो खुद की उनकी कुछ एक स्पेसिफिक डेडलाइंस या डील टर्म्स होती है उसके लिए वो इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि वो दूसरे लेबल की या फिर पार्टनर्स की प्रॉब्लम नहीं समझते, जो कि एक गलत स्टेप हो सकता है एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपके लिए। आपको
बुली नहीं होना है, आपको किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आना है, बट मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप डील साइन कर रहे हैं उस डील में आपका भी बेनिफिट हो और आपके सामने वाले लेबल का भी बेनिफिट हो। अगर ये दोनों ही लोग विन विन सिचुएशन में जाते हैं तभी आप दोनों एज ए लेबल, एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट दोनों ही सक्सेसफुल हो सकते हैं उस सॉन्ग को बड़ा करने के लिए, अपने करियर को बूस्ट करने के लिए। तो यस गाइस, ये सारे ही डील्स के टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो डील आपके पास आती है लेबल से, उसको साइन करने से पहले आपको केयरफुली ध्यान में रखनी है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ इसे जरूर शेयर कीजिए सो दैट उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।